हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 5 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 2 का ये टॉपिक है और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इससे लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। इसी नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है इसमें चुसुल के बारे में बात की जा रही है। इस टॉपिक को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई थिंक जुलाई के मंथ में हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो चुसुल एक लोकेशन है, आप देखिए यहाँ पर पैंगोंग लेक आपको दिखाई दे रही है। उसके साउथ साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर आपको चुसुल एक लोकेशन दिखाई देगी। ये एक गांव है लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के अंदर। इसको चुसुल वैली के नाम से भी जाना जाता है, चुसुल वैली। एंड रिजांग ला और पैंगोंग लेक के काफी ये नजदीक जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, ये वाली लोकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होनी चाहिए, जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि कभी कभी लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्टली चीजें जो है वो पूछ ली जाती हैं। ये चुसल वैली और ये पैंगोंग लेक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके नीचे साउथ साइड में जो है वो इस लोकेशन पर एग्जैक्टली आप देखिएगा। ठीक है, और चुसुल की बात करेंगे तो देखिए 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। यानी कि कुछ ऐसी जगह है, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों आर्मी जो है वो मिलकर बात करती हैं, आपस में वेरियस चीजों के बारे में कंसल्टेशन करती हैं और कोशिश करती हैं कि दोनों कंट्रीज के आर्मीज के बीच में जो है वो रिलेशंस इंप्रूव रहें। तो इन्होंने 5 जगह जो है वो ऑफिशियली डिसाइड की हुई कि यहाँ पर आकर जो है ये डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। उनमें से एक जो है वो चुसुल वैली हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी जगह पर 1962 में इंडो चाइना वॉर जब हम लोग को देखने को मिला था, तो इस समय लास्ट मैन लास्ट राउंड जो है वो यहीं पर ही लड़ा गया था, रिजांग ला चुसुल के अंदर हम लोग को देखने को मिला था 18 नवंबर 1962 में। तो उसके बारे में एक जनरल आपको लोकेशन से रिलेटेड एक आइडिया होना चाहिए। ये टॉपिक न्यूज में क्यों था तो उसकी चर्चा अपन पेपर 3 के अंदर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है श्री नारायण गुरु जी के बारे में। तो देखिए ये वाला टॉपिक अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक 2-3 महीने पहले, बट फिर से ये टॉपिक न्यूज में आया है तो फिर से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इनकी 164th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को अभी रिसेंटली 2 सितंबर को देखने को मिली थी, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है श्री नारायण गुरु जी का। तो इनके बारे में जानेंगे जो जो चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। जैसे कि आप याद रखिएगा कि एक महान संत थे, स्कॉलर, फिलोसोफर, पोएट ये हुआ करते थे। केरला के अंदर इनका जन्म हुआ था तिरुवनंतपुरम में, और केरला के अंदर इन्होंने मूवमेंट वगैरह जो है वो किए थे, रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो लेकर आए थे। सोशल रेनेसांस जो है वो इनके द्वारा केरला के अंदर जो है वो किया गया था। यानी कि एक मास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, एक सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे चल के। तो रिफॉर्म मूवमेंट केरला में इन्होंने शुरू किया, और किसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था तो कास्ट रिडन सोसाइटी के अगेंस्ट ये मूवमेंट था। जो पहले के समय पे जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ करते थे तो उस पर इन्होंने आवाज उठाई थी, क्योंकि ये एक किसान की फैमिली से बिलोंग करते थे और अनटचेबल कास्ट के थे, ये इजावा कास्ट से ये बिलोंग करते थे। 1856 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने बचपन में ही इस प्रकार के इनजस्टिस चीजें देखी, यानी कि अन्याय देखा। जो अनटचेबल्स थे उनके साथ अन्याय जो हुआ करता था उस पर इन्होंने जो है वो आवाज उठाई और सोशल इक्वलिटी को इन्होंने प्रमोट किया। तो ये वाली चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। ये इनका एक मैसेज भी हम लोग को देखने को मिलता था। एक मैसेज जो है ये दिया करते थे, प्रमोट किया करते थे, वो था 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। कभी कभी ये वाली चीज भी आ जाती है कि ये मैसेज जो है वो किसके द्वारा प्रमोट किया जाता था। ऑप्शंस लिखे रहेंगे, उनमें से ऑप्शन अगर श्री नारायण गुरु जी का होगा तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये जरूर अच्छे से याद रखना कि अरावीपुरम मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए श्री नारायण गुरु जी से एसोसिएटेड। ऐसे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में, चूज द करेक्ट पेयर में अक्सर यूपीएससी में देखने को मिलते हैं, और स्टेट सिविल सर्विसेज में तो डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये फलाना मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो श्री नारायण गुरु जी आपको पता होना चाहिए। 1888 में इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, शिवरात्रि के दिन था।
और शिवरात्रि के दिन में इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली में क्या हुआ करता था पहले के समय पे, अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था कि वो भगवान की स्थापना करें, भगवान की पूजा करें, दूर दूर जो है वो रखा जाता था अनटचेबल्स को। मंदिर में भी इवन एंट्री नहीं हुआ करती थी, इसके बारे में आपने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। उनको नहीं दी जाती थी अनटचेबल्स को, मंदिरों के अंदर एंट्री, पूजा नहीं करने दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, शिवरात्रि का दिन था, इन्होंने भगवान शिव की जो है वो आराधना करी। आराधना ऐसे नहीं, इन्होंने भगवान शिव की मूर्ति जो है वो स्थापित करी और उसके बाद उनकी पूजा करी, आराधना करी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसको लेकर इन्होंने चैलेंज कर दिया था, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज किया था और उसको डिफीट कर दिया था, ये भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करते हुए, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। और एक पोएट भी है कुमारन आसन, तो ये इनके भक्त थे, यानी कि डिसाइपल, फॉलोअर, शिष्य, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिली है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, इनके बारे में, इन सब चीजों से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे सिविल सर्विसेज के अंदर। एंड गाइस, आपको शायद आज आवाज में थोड़ी सी चेंजेस लग रहे होंगे, मैंने एक दूसरा माइक जो है यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि काफी समय से स्टूडेंट्स जो है वो माइक की कंप्लेन कर रहे थे। अब देखो, अपने पास इतना अच्छा क्वालिटी वाला माइक नहीं है और अभी ले नहीं सकते हैं, कुछ समय बाद जो है वो जरूर आ जाएगा, 3-4 महीने के बाद थोड़ा सेविंग वगैरह करके ले लेंगे बढ़िया वाला। बट अभी अगर आपको आवाज ठीक ठाक लग रही है तो मुझे जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर पुराने माइक को ही वापस मैं यूज करना शुरू कर दूंगा। अब गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां से लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि यहां से अब काफी सारी जो न्यूज आज की डेट में देखने को मिलने वाली है हमें, पेपर 2 की और पेपर 3 की, उनमें से बहुत सारी न्यूज तो ऐसी हैं जो कि 100% सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाली हैं। और अब जितनी भी न्यूज आएंगी उनके चांसेस 90% से ज्यादा है सिविल सर्विसेज में आने के। तो अब हर एक जो टॉपिक है उस पर ध्यान लगा के आप सुनिएगा। मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं यहां से, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो जैसे टीवी भी चल रही है, कुछ और भी कर रहे हैं और लेक्चर भी देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं करना, अब सिर्फ आपको फोकस पूरे अपने टॉपिक्स पे रखना है, ठीक है, अच्छी तरह से। क्योंकि ये वाली जो न्यूज है अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मिशन कर्मयोगी की, 100% सिविल सर्विस में पूछी जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएंगे मेंस में भी। इसमें आपको काफी सारे पॉइंट्स अब देखने को मिलेंगे जिसको आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एक न्यू नेशनल आर्किटेक्चर है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का, एक नेशनल प्रोग्राम सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का, मिशन कर्मयोगी, जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो सिविल सर्विसेज को मजबूत बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी जो है वो लाया गया है। और इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो इंडिविजुअल लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर और प्रोसेस लेवल पर जो है वो सिविल सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। एक एक करके देखें तो इंडिविजुअल लेवल यानी कि ऑफिसर लेवल पे, तो ऑफिसर जो है गाइस वो अपने आप को स्वयं जो है वो इंप्रूव करेंगे, राइट। तो ऑफिसर लेवल की, इंडिविजुअल लेवल की इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशन लेवल यानी कि डिपार्टमेंटल लेवल, तो डिपार्टमेंट लेवल पर इंप्रूवमेंट सामने आएगी। और प्रोसेस लेवल यानी कि पूरी जो प्रक्रिया, पूरी जो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, तो उस पर भी एक इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। और उसमें मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं, जनता के सेवक, सिविल सर्वेंट्स, राइट। जैसे कल को आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो आप किनको सर्विस अपनी प्रोवाइड कराओगे, जनता को सर्विस प्रोवाइड कराओगे। तो मेन फोकस यही है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जनता को जो है वो प्रॉपर पूरी सर्विसेज जो है वो बेहतरीन तरीके की मिलनी चाहिए, ये मेन फोकस है। जनता को ध्यान में रखते हुए ये पूरा रिफॉर्म जो है वो लाया जा रहा है। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और इंप्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम का किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलेगा, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक हेड होंगे इस पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के, इस काउंसिल के हेड होंगे। ये काउंसिल क्या करेगी, जितने भी प्लान्स अब हम लोग को देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, जो सिविल सर्विसेज के इंप्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे, सिविल सर्विसेज को मजबूत बनाने के ऊपर बेस्ड होंगे, तो वो जो प्लान्स हैं उसको अप्रूव किया जाएगा पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के द्वारा। और समय समय पर इन प्लान्स को मॉनिटर भी इसी बॉडी के द्वारा किया जाएगा। अभी एक ओवरव्यू ले लो आप, कौन सी बॉडी जो है वो इस पर काम करेंगी, पूरे रिफॉर्म की जो पूरी प्रक्रिया और बेहतरीन तरीके से जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज को इंप्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके पीछे जो इंस्टीट्यूशंस, जो बॉडीज काम करेंगी, उनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। फिर सेपरेटली थोड़ी देर के बाद एक एक बॉडी पर बात करेंगे, जैसे कि पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल पर बात करेंगे अलग से, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन पर बात करेंगे। बट अभी एक जनरल ओवरव्यू ले लो, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये कमीशन का काम क्या होगा, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। देखो अब क्या होने वाला है, अब सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये एक ट्रेनिंग जो होगी वो किसी लोकेशन पर नहीं होने वाली है, सिविल सर्वेंट अपने ही घर में, अपने ही रेसिडेंस में ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल लेवल पर ग्रोथ की यहां पर बात हो रही है, इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पर सिविल सर्वेंट खुद ब खुद ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि सिविल सर्वेंट को अगर लग रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कमजोर है, राइट, जैसे कि कल को आप आईएएस आईपीएस बनते हो और आईएएस आईपीएस और ये जो सर्विसेज होती हैं, और देखिए यहां पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां पर सिर्फ टॉप लेवल की सर्विसेज की बात नहीं हो रही है।
जितने भी हमारी कंट्री में सिविल सर्वेंट्स है, जितनी भी सर्विसेज के अंदर है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी के सभी यहां पर कवर्ड है। इस पर्टिकुलर रिफॉर्म के अंदर फायदा मिलने वाला है 2 करोड़ से ज्यादा ऑफिशियल्स को। 2 करोड़ से ज्यादा ऑफिसर्स हमारी कंट्री के अंदर जो है वो सभी के सभी जो है उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा ये रिफॉर्म सामने हम लोग को नजर आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि सिविल सर्वेंट जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर खुद ब खुद जो है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। खुद ब खुद कैसे लेंगे? ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, जिसमें सिविल सर्वेंट को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको अगर लगता है कि वो किसी एरिया में वीक है, जैसे कि आपको पता है ये जॉब जो होती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें आईएएस की एग्जांपल के तौर पे, तो आईएएस की जॉब होती है, उसमें जब आप जाते हो, एंटर करते हो सर्विस के अंदर, तब उसमें आपको बहुत सारी पोस्ट में काम करना होता है और हर बार जो होते हैं कुछ कुछ महीने के बाद जो है वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाती है, या कुछ कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और डाइवर्सिफाइड ये जॉब होती है, यानी कि आप अलग अलग एरियाज पे काम करते हो, राइट। तो जब आप अलग अलग एरियाज पे काम करते हो तो कई बार सिविल सर्वेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो किसी एरिया में अगर वीक है तो उसमें वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उनके लिए बताया जा रहा है कि अब एक ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जाएगी और ये सभी सिविल सर्वेंट्स को कॉमन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यानी कि इनके जो कंटेंट होंगे, इनके पास जो मटेरियल आएगा ट्रेनिंग का, वो इस प्रकार से लाया जाएगा कि जो रिसोर्सेज होंगे वो शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे, यानी कि जिसमें सभी सिविल सर्वेंट जो है वो लाभ उठा सकें, राइट। चाहे वो हायर पोस्ट के हो, चाहे वो लोअर पोस्ट के हो, वो मैटर नहीं करेगा, सभी जो है वो लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि मेन पर्पस क्या है? सिटीजन्स को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस ऑफर करना, राइट। तो ये मेन पर्पस है, जिससे कि अगर सिविल सर्वेंट्स को लग रहा है वो किसी एरिया में वीक है तो उनके पास रिसोर्स होंगे, मटेरियल होंगे, उस मटेरियल के थ्रू जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, स्ट्रेंथन कर पाएंगे, राइट। तो ये इस प्रकार की चीज जो है वो लाई जा रही है और सभी के सभी जितने भी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, उनको सुपरवाइज करने का काम भी इस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का होगा। इसके अलावा स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये भी एक बॉडी होगी जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेगी। ये बेसिकली आई गॉट की अभी हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करने वाले हैं। आई गॉट, तो वो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिविल सर्वेंट जो है, या फिर कल जब आप ऑफिसर बनोगे तो कल आप उस प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी ट्रेनिंग लोगे। तो ऐसी ट्रेनिंग जो होगी वो जिस प्लेटफॉर्म पे होगी वो आई गॉट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आई गॉट कर्मयोगी उस प्लेटफॉर्म का नाम है, याद रखिएगा। और ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको ओन और ऑपरेट किया जाएगा इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, राइट। तो ये वाली चीज आपको बतानी चाहिए। और यहां पर वर्ल्ड क्लास लर्निंग कंटेंट जो है वो ऑफर किया जाएगा सिविल सर्वेंट्स को। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। इतनी सारी जो ये हम लोग को स्पेशल पर्पस व्हीकल देखने को मिली, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और भी वेरियस सिविल सर्वेंट्स के डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस, तो सबको कोऑर्डिनेट करने का काम जो होगा वो कोऑर्डिनेशन यूनिट का होगा, जिसके अध्यक्ष होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। आगे की बात करें, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने वाले हैं इस प्रोग्राम के, यानी कि मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज तो रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी को रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी में कन्वर्ट करना है। अभी तक रूल्स रेगुलेशंस पर चीजें चली आ रही थी, जैसे कि कल को आप किसी ऑफिस में एंटर करोगे, राइट, तो उस ऑफिस में जो सदियों से जो प्रोसेस चलती आ रही थी, वही प्रोसेस जो है वो बोली जाती है आजकल कि आपको वही प्रोसेस को फॉलो करना है। बट अभी हमने क्या बात करी कि इंडिविजुअल लेवल पर भी एक सिविल सर्वेंट ग्रो करेंगे, तो इसमें क्या होगा, सिविल सर्वेंट का जो रोल होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा, ना कि रूल्स को, राइट। तो ये रूल्स बेस्ड जो सर्विस है उसको चेंज करके रोल बेस्ड सर्विस पर काम करने पर फोकस किया जा रहा है कि एक सिविल सर्वेंट की जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट, तो उस पर वो काम करें ज्यादा, ना कि वो रूल्स रेगुलेशन जो ऑफिस में सदियों से जो प्रोसेस चली आ रही है, आप जो है वो अपने आप को मजबूत करके, स्ट्रेंथन करके आप अपनी तरफ से कुछ चीजें इंप्लीमेंट करें, जिससे कि अल्टीमेट फायदा जो मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, सिटीजन्स को, राइट। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा ऑन साइट लर्निंग की जगह ऑफ साइट लर्निंग की जगह ऑन साइट लर्निंग पर काम करने पर यहां पर बात की गई है। वही मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन पूरी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। अब ऑफ साइट लर्निंग में क्या होता है, आप एक डिपार्टमेंट पे हो, आपको ट्रेनिंग लेने किसी और दूसरे शहर जाना है, तो आपका क्या हुआ, आप यहां से गए दूसरे शहर, तो टाइम भी आपका वेस्ट हुआ। दूसरी बात, यहां पर डिपार्टमेंट में अगर आपकी जरूरत है, आप कहीं और हो, तो फिर यहां पर डिफिकल्टीज आएंगी, राइट। जो जिस प्रकार से जो है आपका ऑफिस चलता आ रहा है उसमें थोड़ी सी बाधा होगी कि आप अपने ऑफिस पे उस समय उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अवेलेबल नहीं रहेंगे, है ना, तो वहां पर आपकी कमी रहेगी। और अर्जेंट में अगर कुछ होता है तो फिर आप एकदम से आ भी नहीं पाएंगे, तो यहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको छोड़कर जो है वो दूसरी जगह जाना पड़ता है, राइट। बट अब ऐसा नहीं होगा, आप जो है वो यानी कि सिविल सर्वेंट जो है वो अपने घर पर ही जो है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, क्योंकि पूरी ऑनलाइन बेस्ड चीजें जो है वो अब की जा रही हैं और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जहां पर शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर लर्निंग मटेरियल्स होगा, इंस्टीट्यूशंस, पर्सनल, ये शेयर्ड ट्रेनिंग की तरह, यानी कि काफी सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एक साथ एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म पर जो है वो
ट्रेनिंग हासिल कर सकें, ले सकें, राइट। और जो मटेरियल भी जो होगा, लर्निंग मटेरियल भी होगा, वो काफी सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि वो कॉमन होगा, कि वो स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हुए होगा, कि अगर सिविल सर्वेंट जो है वो अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पर वीक है तो वो उस स्पेसिफिक एरिया पर अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और सभी की सभी जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी पोस्ट हम लोग को देखने को मिलती हैं, अब उनके लिए फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कंपिटेंसीज अप्रोच इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि उनके रोल्स जो होंगे वो भी उनको डिफाइन किए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्या एक्टिविटीज वो कर रहे हैं या करेंगे, और कॉम्पिटेंसी यानी कि अपने आप को कैसे जो है वो उनको बिल्डअप करना है, आगे बढ़ाना है, कंपीट करना है। तो वो पूरी चीज जो है वो इस प्रकार की अप्रोच के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगी। और जो भी लर्निंग कंटेंट मटेरियल जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा, और जो क्रिएट किया जाएगा वो बेसिकली जो सिविल सर्वेंट जिस पोस्ट में है उनके उनकी पोस्ट को देखते हुए, उनकी पोजीशन को देखते हुए वो उनको उनके रोल्स बताए जाएंगे, उनकी एक्टिविटीज बताई जाएगी, और कैसे उनको कंपीट करना है उसका उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस उनके लिए वेरियस चीजें अवेलेबल होंगी जो कि अगर उनको लगता है कि वो किसी एरिया में वीक है तो वो उस वीक एरिया को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और हर एक गवर्नमेंट एंटिटी में ये FRACS को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज जो है वो आप मेंशन जरूर कीजिएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल की जाएगी कि वो कंटिन्यूअसली अपने आप को बिल्डअप कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें उनके बिहेवियर को, उनके फंक्शनल को, उनके डोमेन कॉम्पिटेंसी को। और ये पूरी सेल्फ ड्रिवन अप्रोच हम लोग को देखने को मिलेगी। वही चीज मैंने आपको बताया कि वो ऑफिसर अगर किसी एरिया में वीक है तो उस पर वो काम कर सकेंगे। तो ये वाली चीज यहां पर देखने को मिल रही है। सभी जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे अपने रिसोर्सेस, जिससे कि को क्रिएशन, शेयरिंग और एक कोलैबोरेटिव और कॉमन इकोसिस्टम जो है वो लर्निंग का बन सके। वही मैंने आपको भी बताया कि जो रिसोर्सेज जो आएंगे वो इस प्रकार से प्रिपेयर किए जाएंगे, इस प्रकार से क्रिएट किए जाएंगे जिससे कि उन रिसोर्सेज का फायदा जो है वो सभी सिविल सर्वेंट्स को जो है वो मिल सके, राइट। मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स को जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे कि बिहेवियर की, कि सिटीजन के साथ जो है वो किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से जो है वो मतलब सिटीजन जो है वो अगर आ रहे हैं आपके पास, सिविल सर्वेंट के पास, तो आपको किस प्रकार से उनके साथ ऐसे रिलेशन बनाने जिससे कि सिटीजन का ट्रस्ट जो है वो सिस्टम के ऊपर बिल्डअप हो, बने। क्योंकि मेन सर्विस किसको ऑफर करनी है? सिटीजन को। और अगर सिटीजन को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसी सर्विसेज में, तो उनकी प्रॉब्लम्स को तुरंत जो है वो टैकल करो और उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस जो है वो ऑफर करो। तो इस प्रकार की अप्रोच जो है वो क्रिएट करने के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये पूरा कर्मयोगी मिशन, राइट। और इसमें यह भी है कि एक सिविल सर्वेंट को एनुअल फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना पड़ेगा, जिसमें कि उनको ये पूरा लर्निंग मटेरियल मिलेगा। इसमें 431 रुपीज पर सिविल सर्वेंट का चार्ज किया जाएगा, यानी कि जो ये पूरा ऑनलाइन मटेरियल उनको मिलेगा सिविल सर्वेंट्स को, उसका एक फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन है, यानी कि हर साल जो है वो उनको 431 रुपीज जो है वो देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये मटेरियल जो है वो लेने के लिए, वो मैं आपको समझा रहा था ना कि अगर वो किसी वीक एरिया, उनका कोई वीक एरिया तो उस पर जो है वो काम कर सकेंगे, उसके लिए ये फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन 431 रुपीज का। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर पार्टनरशिप भी की जाएगी बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, जैसे कि इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब यहाँ पर एक्सपर्टीज को शामिल किया जा रहा है जो कि कंटेंट क्रिएट करेंगे सिविल सर्वेंट्स के लिए, जैसे कि सिविल सर्वेंट जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की सर्विसेज जो है वो सिटीजन्स को ऑफर कर सकें। और डेटा एनालिटिक्स की भी यहाँ पर बात हुई है। इसमें आई गॉट कर्मयोगी, मैं भी आपको थोड़ी देर पहले नहीं बता रहा था कि एक प्लेटफॉर्म जिस पर ये पूरी सर्विसेज ऑफर की जाएगी वो आई गॉट कर्मयोगी है। तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूजर फीडबैक, मैपिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं सिविल सर्वेंट, तो वो अपने आप को भी ट्रैक कर सकेंगे, अपनी प्रोग्रेस को, राइट। इसके अलावा जो पॉलिसी रिफॉर्म्स जो किया जाएगा, यानी कि अगर किसी टारगेटेड एरिया पर काम करना है कि हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि सिटीजन को जो है वो जैसे ही सिटीजन एंटर करे किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, तो उसको तुरंत जो है वो सर्विसेज मिलना शुरू हो जाए, ये एक एरिया होता है। तो इस एरिया पे अगर टारगेट करना है तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से पूरा जो है वो रिसोर्सेज जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं इसके बारे में। ये प्लेटफॉर्म के अंदर सिविल सर्वेंट्स को जो है वो काफी मिनट, इनको जो है वो लर्निंग अप्रोच हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलेगी, सिविल सर्वेंट की लर्निंग अप्रोच इस प्लेटफॉर्म में। तो ये सेटअप किया गया है एज एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के तौर पर। 2 करोड़ से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स, ऑफिसर जो है उनको ट्रेनिंग यहां पर ऑफर की जाएगी। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग जो है उनको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। कंटेंट जो होगा वर्ल्ड क्लास होगा। डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल उनके लिए अवेलेबल होगा। सर्विस मैटर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड के कंफर्मेशन के बाद, राइट, डिप्लॉयमेंट, जैसे ही वो अपने ऑफिस में, पोस्ट में जो है वो सेटअप होगा, तो उस समय
उनको वेरियस जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, वेरियस उनके लिए मतलब रिसोर्सेज जो है वो उनके सामने आ जाएंगे, जिससे कि वो जिस पोस्ट में है उस पोस्ट में वो बेटर भी कर पाए। और दूसरी बात, जो कॉमन जो चीजें होती हैं, जैसे कि सरकारी दफ्तर में कोई आ रहा है तो उसके साथ जो है वो किस प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मेंटेन करना है, तो वो पूरी चीज जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर समय समय पर जो है वो प्रोवाइड कराती जाएगी। वैकेंसीज वगैरह की नोटिफिकेशन, वर्क असाइनमेंट्स वगैरह, राइट। तो ये पूरी चीज जो है वो एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। और जो इंस्टीट्यूशंस की अपन ने स्टार्टिंग में बात करी उनको एक एक करके सेपरेटली पढ़ते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसका काम क्या होगा, जो हमने बात करी थी ना, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल। तो ये जो काउंसिल है, इसके हेड हम लोग को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसको असिस्ट करेगी, यानी कि इस बॉडी को जो है वो असिस्ट करेगी, इस बॉडी की जो है वो सहायता करेगी, राइट। किस चीज में? एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स के अप्रूवल में, यानी कि जो भी प्लान जो तैयार किया जाएगा मतलब इस पूरे रिफॉर्म पर्पस के लिए जो भी समय समय पर प्लान सामने आएंगे तो उसको अप्रूव करने में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है वो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल की मदद करेगी। ये क्या काम करेगी? सुपरविजन का इसका काम हम लोग को देखने को मिला है। जितने भी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको मॉनिटर करेगी, उनका उनके ऊपर सुपरविजन, निगरानी जो है वो रखेगी, राइट, कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही तरीके से सिविल सर्वेंट जो है वो प्रोग्रेसिवली जो है वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो गोल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है इस रिफॉर्म के अंदर, टारगेट कि बेसिकली कि एक बेहतर जो है वो सिविल सर्विसेज जो है वो बनाई जाए, राइट। फ्यूचर जो है वो बेटर जो है वो क्रिएट किया जाए, यानी कि सिविल आने वाला जो पूरा सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो हम लोग को देखने को मिले। इसके अलावा शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैकल्टी भी इन्वॉल्व की जाएगी। एक्सटर्नल यानी कि एक्सपर्ट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, बाहर से भी जो है वो उनको बुलवाया जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन का, सुपरविजन का, जो भी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी कि प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उसको मॉनिटर करना, उसको देखना, राइट। इसके अलावा रूल्स रेगुलेशन जो है वो सेटअप करना। जैसे कि कोई सिविल सर्वेंट है तो उसमें जैसे कि वो अपनी जॉब में है तो उस बीच, यानी कि उनकी जो मिड ट्रेनिंग जो उनके प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जॉब के दौरान बीच में ट्रेनिंग जो हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कल को आप आईएएस बनोगे, आपकी कुछ कुछ पीरियड के बाद जो है वो आप बार बार जो है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जाओगे ही जाओगे, राइट। आपको जो है वो पहली बार में नहीं आना है, आपको कुछ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो लगातार जाना है, क्योंकि मेरे ख्याल से फेज 4 या फेज 5 में जो है वो फिर से जाना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगेन जो है वो सिविल सर्वेंट्स को इंस्टीट्यूट्स वगैरह जाना पड़ता है। तो बट यहां पर ये क्या किया जाएगा, ये बीच बीच में जो है वो खुद ब खुद, यानी कि अभी हमने बात करी थी ना आई गॉट प्लेटफॉर्म की, तो ये बीच बीच में खुद ब खुद जो है वो सिविल सर्वेंट्स को अप्रोच करेंगे कि आपको जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया पे ट्रेनिंग लेनी है, राइट, जिससे कि आप जो है वो और बेटर बन सको और स्ट्रेंथन जो है वो अपनी मतलब यानी कि अच्छी तरीके से अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा सको सिटीजन को। तो ये चीज यहां पर स्पेसिफिकली बताई जा रही है। इसके अलावा स्पेशल पर्पस व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो ये सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेटअप की जाएगी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को इसके द्वारा मैनेज किया जाएगा और ये क्रिएट करेगी। और जो कंटेंट्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो जो कंटेंट्स जो सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो कंटेंट्स के क्रिएशन और उसके ऑपरेशंस उस पर ये काम करेगी। मार्केट प्लेस मैनेज करेगी, जितने भी आई गॉट के जो बिजनेस सर्विस होती है, यानी कि जो भी काम होता है आई गॉट के अंदर, तो ये आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अंदर, तो ये पूरी जो उसका काम जो है वो मैनेज करेगी, क्योंकि ये ओन और ऑपरेट जो है वो कर रही है आई गॉट को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। वैलिडेशन कि जो भी रिसोर्स आ रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, तो उसका वैलिडेशन जो है वो इसके द्वारा किया जाएगा। इंडिपेंडेंट इनविजिलेट, यानी कि समय समय पर ये चेक करेगी, जैसे ये होता है ना मॉनिटरिंग करना, समय समय पर देखना कि रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, वर्ल्ड क्लास जो हम लोग चाह रहे हैं वैसे है कि नहीं है, राइट। और ये सब चीजें, इसके अलावा टेलीमेट्री, डेटा अवेलेबिलिटी, पूरा डेटा वगैरह जो है वो मैनेज किया जाएगा इसके द्वारा। और जितने भी इसके अंदर जो रिसोर्सेज होंगे उसका पूरा जो प्रॉपर कॉपीराइट जो होगा वो इसी के पास होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास। जो भी कंटेंट आई गॉट के अंदर फीड किया जाएगा, पूरा का पूरा कॉपीराइट स्पेशल पर्पस व्हीकल का हम लोग को देखने को मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो पूरी की पूरी ओन करेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल की बात करें तो इसमें यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, एचआर प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स, ग्लोबल थॉट लीडर्स, पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज, यानी कि वेरियस ऑफिशियल्स टॉप पोजीशन के, और हेड जो होंगे, अध्यक्ष होंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलेंगे। ये एपेक्स बॉडी की तरह काम करेगी, यानी कि जितने भी प्लान से रिलेटेड जो डायरेक्शंस होंगे वो इसी बॉडी की तरफ से आएंगे, और ये बॉडी जो होगी वो फाइनल जो है वो करेगी। यानी कि अगर कोई प्लान है उसको अगर अप्रूव करना है कि हाँ ये अप्रूवल के लिए कोई प्लान आया, तो ये बॉडी जो होगी उसका अप्रूवल जो होगा वो फाइनल माना जाएगा। हालांकि इसकी सहायता जो है वो करेगी, अभी हमने बात करी थी कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसकी सहायता करेगी, बट फाइनल अप्रूवल जो होगा वो
पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल का हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसके हेड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है, तो अभी हमने बात करी इसका मेन गोल, मेन एम क्या है कि फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को जो है वो तैयार करना है, यानी कि जो फ्यूचर में हमारी जो सिविल सर्विसेज है वो किस प्रकार से होगी आने वाले समय में, तो उस पर जो है वो काम करना, क्योंकि अभी से काम करेंगे तब आने वाले समय में जो है वो इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, तो ये पूरी चीजें जो है वो उनको उनके अंदर जो है वो डालनी है, सिविल सर्वेंट्स के अंदर डालनी है, कि फ्यूचर में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, इतने बेस्ट हो जाए कि बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज जो है वो हमारे सिटीजन को ऑफर कर सकें, और किसी भी प्रकार की जैसे कि करप्शन से रिलेटेड जो इश्यूज हम लोग को डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलते हैं वो सब ना हो, राइट, रेड टेपिज्म ना हो, यानी कि जो भी फाइल्स अगर सामने वाले की आए वो फाइल जो है वो तुरंत प्रॉपर तरीके से वो जल्दी से जल्दी जो है वो खत्म हो, यानी कि टेबल्स के ऊपर फाइल का बल्क जो है वो ना बने, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है सरकारी ऑफिस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप मेंस में लिखेंगे, सिटीजन का ट्रस्ट जो है वो सिस्टम पे बने, क्योंकि सिटीजन जो है वो सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, सिटीजन को लगता है कि यार सरकारी ऑफिस है यहाँ तो घोटाला हो रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इतना मजबूत बना देना है सिविल सर्विसेज को। और ये रिफॉर्म जो है वो बहुत ही शानदार, ये मेंस में तो आप लिखोगे लिखोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी अच्छे से चीज देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें जो है वो आ सकती है, स्पेशली ये सब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसी कुछ चीज है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म है और एग्जाम आप सिविल सर्विसेज का लिख रहे हो तो आना ही आना है, तय है, प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है ये, है कि नहीं। और पूरी चीज यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो अचीव करना, जिस स्पेशली सर्विस डिलीवरी में, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, वही चीज मैंने भी आपको जो पूरी एक्सप्लेन करी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि केक के ऊपर आइसिंग डलती है ना, केक को बेहतरीन दिखाने के लिए जब केक बनाते हैं तो उसके ऊपर आइसिंग लगाई जाती है, वैसे ही जब आप आंसर लिखोगे तो सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार आपका सिलेक्शन जो होगा वो आईआरएस में होगा या किसी और जॉब में होगा, राइट, ग्रुप मतलब जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को छोड़कर आपको किसी और जॉब में जो है वो अलॉट हो गया आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर की क्वालिटी को देखकर जो है वो जो चेक कर रहे होते हैं उनको अंदाजा लग ही जाता है कि यार आप किस सर्विस में जो आओगे, आपकी क्या रैंक आने वाली है। बट मैं चाह रहा हूं कि आप अपने आंसर में कुछ ऐसी चीज लिख लो, एक बोलते हैं ना कि एक आंसर को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर देने चाहिए जिससे कि जो चेक कर रहा है कॉपी उसके दिमाग में पहली चीज क्लियर हो जाएगी, यार ये तो आईएएस है, यानी कि इसका सिलेक्शन जो है वो होना है आईएएस में, तो वो चीज है यहां पर। आप जब लिखेंगे तो आप आईएएस का मोटो लिखेंगे अपने आंसर में, ये है आईएएस का मोटो, योगः कर्मसु कौशलम, यूनिटी इज एक्सेलेंस एट वर्क। और अभी हमने क्या देखा, पूरी जो अप्रोच इसकी हम लोग को देखने को मिली, जो सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म है ये कर्मयोगी मिशन, तो इसमें क्या चीज हमने देखी कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं सबको इकट्ठा जो है वो ट्रेन किया जा रहा है, और इस प्रकार से रिसोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं जो कि सभी के सभी सिविल सर्वेंट्स को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराएं, और सिविल सर्वेंट जो है वो सभी के सभी ग्रो करें। तो यहां पर क्या है, यूनिटी इज एक्सीलेंट एट वर्क, यूनिटी जो है वो यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है। और आप अपने आंसर में यही चीज लिखेंगे, जिस प्रकार से आईएएस का मोटो हम लोग को ये देखने को मिलता है वैसे ही हम लोग को कर्मयोगी देखने को मिल रहा है, जिसका मेन पर्पस यही है कि शेयर्ड तरीके से और सभी सिविल सर्वेंट जो है वो एक साथ जो है वो आगे बढ़े, अप्रोच करें आगे की डायरेक्शन की तरफ, प्रोग्रेसिवली जो है वो आगे बढ़े, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और सिटीजन सेंट्रिक मिशन ये हम लोग को देखने को मिलता है, ऑफिसर्स को इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा कि उनको स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा, और ओवरऑल पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी वो बेस्ट हो जाएगी। अब एक और चीज इसमें आप लिखेंगे, वो ये लिखेंगे जैसे कि फॉरेन कंट्री में हम लोग को ब्यूरो देखने को मिलती है, राइट, बट हमारे इंडिया में क्या है, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये जो कर्मयोगी मिशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है, ब्यूरोक्रेसी से क्रेसी को हटा के फेंक देना, ब्यूरो जो है वो रख लेना, यानी कि नौकरशाही जो है, हम लोग देखते हैं ना ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही होता है, बट हमारे यहां जैसे ही काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे ही सर्विस ज्वाइन करते हैं उसके बाद वो ब्यूरो को फेंक देते हैं, शाही अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा मिलता है उनको, जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग होंगे, राइट, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराने की शाही, मतलब आपको शाही की तरह लगेगा, यानी कि आप जो है वो किसी जैसा आपका जो रेसिडेंस होगा उसमें भी पूरी व्यवस्था होगी, नौकर चाकर सब कुछ, राइट, पूरी व्यवस्था हर ए टू जेड रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगी, आप जहां पे भी जाएंगे वहां पर लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, राइट, तो वो शाही वाली फीलिंग आती है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारी कंट्री में, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर से लोगों ने, काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने, यानी कि जो वो है ऑफिसर्स, उन्होंने क्रेसी अपने साथ रख लिया और ब्यूरो को फेंक दिया। बट यहां पर ये कर्मयोगी मिशन जो है वो ब्यूरो पर अब ज्यादा फोकस कर रहा है कि पूरा जो सिस्टम है वो स्पेशली सिविल सर्विसेज पे काम करे, जनता की सेवा के लिए करे, खुद की सेवा न करवाए,
क्योंकि ऑफिसर यही करते हैं ना, खुद की सेवा करवाते हैं ज्यादा, राइट। और जनता कोई भी आ रही है, किसी से ढंग से बात नहीं करना और करप्शन प्रैक्टिसेस और ये सब रेड टेपिज्म, राइट। तो आप ये इस प्रकार के भी अपने आंसर में ये कुछ मसाला जो है वो डालेंगे, तब जाकर आपका आंसर जो होगा वो बेस्ट बनेगा। और ये सब चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कोशिश किया करो इसकी एक अच्छी लाइन बनाओ, राइट, क्योंकि मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं, बट ऑन पेपर वो कैसा दिखना चाहिए उसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी है, ठीक है। चलो एनीवेज, और आपके लिए क्वेश्चन है कि सिविल सर्वेंट्स की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये पेपर 4 में भी आता है ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार का। तो वो कुछ आप क्वालिटी जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, राइट। एंड पेपर 2 से रिलेटेड आज सिर्फ एक ही टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट था। अब पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर बात हो रही है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। नाम से क्या हो समझ में आ रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो करवाना है, और एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए ही ये स्कीम जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि जो कुछ बेनिफिट्स, कुछ रिवॉर्ड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, उसमें कुछ लिमिटेशन जो है वो लाए गए हैं, यानी कि उसमें कुछ लिमिट जो है वो लगाई गई है। बट आपके लिए जो मेन काम की चीज है वो ये स्कीम जो है, जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा समझना है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इंडिया से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी इंडिया की 2015 से 20 की, उसके अंडर जो है ये स्कीम को लाया गया था। 2 स्कीम थी, उनमें से एक ये थी, और दूसरी जो थी वो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2015-22 के समय पे इंट्रोड्यूस की गई थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। और एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलती। मेन फोकस क्या था, इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर्स को जो है वो प्रमोट करना कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो करें, राइट। और जो भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इन जनरल जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है, स्पेशली एक्सपोर्टर्स, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। और किस कैसा रिवॉर्ड, तो उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती थी। ये क्या होता है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, तो देखिए गाइस, एक पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है, वो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्टर एजेंसी है, तो वो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो माल इंपोर्ट भी करेंगे क्योंकि एक्सपोर्टर एजेंसी है, राइट। तो देखिए यहां पर क्या हम लोग को चीज देखने को मिलती थी, जैसे ही बंदा एक्सपोर्ट करता था तो एक्सपोर्ट पर उसको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते थे, ठीक है, यानी कि वो एक्सपोर्ट करें तो उनको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। और ये पॉइंट जो है वो कब रिडीम होंगे, ये पॉइंट जब रिडीम होंगे जब सामने वाला बंदा इंपोर्ट कराएगा कोई सामान, और इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज लगती है, इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, पता है ना, तो उस समय इनके जो ये पॉइंट्स है वो रिडीम हो जाएंगे। तो इसको एज अ पॉइंट्स की तरह आप समझो, यानी कि जो भी इसमें इनको रिवॉर्ड दिया जाएगा एज अ पैसों के तौर पर 2 से 5% तक का रहता है, कुछ कुछ आइटम्स पर 7% तक भी हम लोग को देखने को मिलता है। और जो वो पूरी लिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो लिस्ट सरकार प्रिपेयर करती है, और उसमें एग्जैक्टली सरकार को कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करवाना है वो यहां पर मेंशन करती है, और जिन प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सपोर्ट कराना है उस पर ज्यादा जो है वो परसेंटेज रख देती है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने, मैं मान के चलता हूं, 100 रुपए का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करा एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको 2 रुपए से लेकर 7 रुपए तक जो है वो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि। और ये रिवॉर्ड जो है वो कब यूज कर पाएंगे, जैसे ही अगर वो कभी कोई प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कराते हैं, गुड्स इंपोर्ट कराते हैं, तो उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी उसको जो है वो इस अमाउंट से जो है वो रिडीम करवा सकते हैं, यानी कि ये अमाउंट जो है वो दे दिया और वहां से इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करा दी। तो ऐसी चीज जो है वो इस स्कीम के थ्रू हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। अब आप बोलोगे सर अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है और उसको इंपोर्ट नहीं करना है, फिर तो क्या होता है कि काफी बड़ा एक मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि इंपोर्ट भी कराता है। तो यहां पर यह भी है कि ये अपने पॉइंट्स को जो है वो दूसरों को सेल आउट भी कर सकते थे, राइट। जैसे कि अगर कोई इंसान इंपोर्ट करा रहे हैं तो उनको ये अपने पॉइंट्स जो है वो शिफ्ट कर सकते थे, यानी कि जो भी इनको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले तो वो शिफ्ट कर दिए, जैसे कि जो भी इंपोर्टर है उसको जो है वो फायदा मिल जाए, ऐसी कुछ चीज है। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है ये पूरा सिनेरियो, ये पूरी स्कीम। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ इतनी सी आपको चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। इसको नोटिफाई किया गया है डीजीएफटी के द्वारा, डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा, और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को। ऑब्जेक्टिव क्या इस स्कीम का है, तो मेनली फोकस किया जाता है एक्सपोर्ट के ऊपर, कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग करें, एक्सपोर्ट इंटेंसिटी को बढ़ावा दिया जाता है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पोर्ट्स वगैरह की हम लोग बात करें, पोर्ट्स वगैरह में व्यवस्थाएं वगैरह नहीं है, तो पोर्ट्स वगैरह को जो है वो बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट हो, और एक्सपोर्टर्स को इस प्रकार की स्कीम के थ्रू, यानी कि रिवॉर्ड्स वगैरह के थ्रू जो है वो प्रमोट किया जाता है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और 5 और सिमिलर इंसेंटिव स्कीम्स हम लोग को देखने को मिली थी 2009 से 14 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, तो उसको रिप्लेस करके ये लेकर आया गया था MEIS, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा करी। ये 5 स्कीम ये वाली है, हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो जितनी चीज मैंने आपको बताई उतना सफिशिएंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, उससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा।
आगे की बात करें, रेड बुल तो पियोगे आप में से काफी सारे लोगों ने, एनर्जी ड्रिंक हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसका ट्रेडमार्क को लेकर एक इशू हम लोग को देखने को मिला था, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पेपर 3 में ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आपका टॉपिक है उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट मतलब ये सब टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि अक्सर पहले भी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, दोबारा से पूछा जा सकता है, तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, ट्रेडमार्क के बारे में बेसिकली। बट उससे पहले आपको एक जनरल में आइडिया दे दूं कि अभी ये पूरा केस जो था वो क्या हम लोग को देखने को मिला था। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी पेटिशन रेडबुल की। रेडबुल ने एक पेटिशन इनके पास फाइल करी थी। रेडबुल एक एनर्जी ड्रिंक की मैन्युफैक्चरर, तो आपने देखे भी होंगे उसके एड्स वगैरह स्टार्टिंग में रोडीज पे बहुत चलती थी, राइट। तो इन्होंने बोला था कि एक कंपनी है डॉक्टर रेडी करके, डॉक्टर रेडी लैबोरेटरीज लिमिटेड, इस कंपनी ने जो है वो रेडबुल का ट्रेडमार्क चुराया है, तो इसको लेकर इसने कंप्लेन जो है वो लिखवाई थी, यानी कि पेटिशन जो है वो फाइल करी थी। इसकी पेटिशन को, रेडबुल की पेटिशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? रेडबुल ने कहा था कि डॉक्टर रेडी लैब्स ने रेडबुल के ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया है, तो डॉक्टर रेडी लैबोरेटरीज लिमिटेड जो है उसके ट्रेडमार्क को खारिज किया जाए और उसको जो है उसके ऊपर जो है पेनाल्टी इंपोज की जाए। तो ऐसी पिटीशन जो है वो रेडबुल ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के पास फाइल करी थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट कहते हुए किया कि इसका जो ट्रेडमार्क है दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है, मैच नहीं करता है, राइट। तो उसका डॉक्टर रेडी का अलग है, रेडबुल का अलग है, तो वो मैच नहीं करेगा, इसलिए जो है वो आप जो है इस पर केस नहीं लगा सकते डॉक्टर रेडी के ऊपर इस चीज को लेकर। तो इसको लेकर पूरा एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। रेडबुल जो है गाइस उसकी ट्रेडमार्क की बात करें तो उसकी टैगलाइन को लेकर पूरा मुद्दा आया था। रेडबुल की टैगलाइन है गिव्स यू विंग्स। देखो ये वाली चीज कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज पूछ लेती है कि ये फलाना टैगलाइन जो है वो किसकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है जनरल नॉलेज के लिए कि ये गिव्स यू विंग्स जो है ये रेडबुल की हम ट्रेडमार्क टैगलाइन हम लोग को देखने को मिलती है। और डॉक्टर रेड्डी की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर रेड्डी की योर्स विंग्स टू लाइफ, तो रेडबुल ने क्या बोला? देखो दोनों तो अलग ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, योर विंग्स टू लाइफ और गिव्स यू विंग्स, तो ये दोनों ही थोड़ा अलग हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो पूरे वर्ड जो है वो अलग है। तो अभी रेडबुल ने बोला कि देखो इस जैसे ही इसने विंग्स का कंसेप्ट लाना शुरू किया, यानी कि जो विंग्स का जो कंसेप्ट है कि एनिमल के ऊपर विंग्स आ जाते हैं या ह्यूमन के ऊपर विंग्स आ जाते हैं, लग जाते हैं, तो ये कंसेप्ट जो है वो रेडबुल ने दिया है। तो रेडबुल ने ये एक चीज क्लेम करी कि मनुष्य के ऊपर जो विंग आ जाते हैं ना, पंख आ जाते हैं, जैसे कि रेडबुल की फोटो दिखाता हूं आपको तो आपको क्लियर होगा, ये रेडबुल में जो ये पंख लगा हुआ है, तो वैसे ही डॉक्टर रेड्डी ने भी बोला कि हम भी जो है वो लोगों की जिंदगी में पंख ले आते हैं, यानी कि आप उड़ने लगोगे, मतलब इस टाइप से। तो डॉक्टर रेड्डी ने ये इस प्रकार का अपना ये ट्रेडमार्क टैगलाइन जो है वो लेकर आया था, राइट। तो रेडबुल का क्लेम ये था कि मैंने जब से ये विंग्स का कंसेप्ट लाना शुरू किया तब से सबने कॉपी करना शुरू कर दिया, और ये विंग्स लाने का जो कंसेप्ट है वो सोनली रेडबुल का है, तो ये वो क्लेम कर रहा था इस प्रकार से। तो अब भाई कोर्ट ने बोला तो यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि आपका जो पूरा नाम है और वो डॉक्टर रेड्डी का जो नाम है वो पूरा अलग ही है, तो ये कहीं से कहीं तक जो है वो मैच नहीं करता, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन जो है, पिटीशन जो है वो रेडबुल की खारिज कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। तो ये था पूरा मुद्दा, हालांकि इतना काम का नहीं था, बट फिर भी एक जनरल आइडिया होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। मेन जो काम की चीज है वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? एक विजुअल सिंबल हम लोग को देखने को मिलता है, वर्ड सिग्नेचर हो सकता है, नेम हो सकता है, डिवाइस, लेबल, न्यूमेरिकल्स, कॉम्बिनेशन कलर्स के भी हो सकते हैं, राइट। और ऐसा होना चाहिए कि ये किसी दूसरे यानी कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब मैं इसको आपको एग्जांपल लेता हूं मेरे छोटे भाई का। मेरा छोटा भाई जो है गाइस ये एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ये इसका नाम है स्टेज नेम एपिक सेंसेशन। इस नाम पे आप देखिए छोटा सा यहाँ पर टीएम बना हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो इसने जो है वो अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क करा लिया था, ये कंपनी को एस्टैब्लिश करते सही थी, जिससे कि ये वाला जो नाम है और ये जो पूरा सिंबल है ये कोई और कॉपी ना करे, यानी कि अगर कोई और इस प्रकार का सिंबल और इस प्रकार का नाम कॉपी कर लेता है तो मेरा भाई जो है वो सामने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है, और कंपनसेशन जो है वो उससे सीख सकता है, यानी कि ले सकता है, सीख कर सकता है, राइट। तो ये चीज जो है ये होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी कि आपकी एक इंडिविजुअल पहचान, ये ट्रेडमार्क होती है, एक आइडेंटिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि आपको जो है वो, यानी कि आपको या आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को जो है वो दूसरे से अलग कर देती है। जैसे कि काफी सारी कंपनीज होती है, ब्रांड कंपनीज, तो उन कंपनी का नाम जो है वो कोई भी यूज नहीं कर सकता, राइट। अगर करेंगे तो वो कंपनी जो है वो क्लेम कर देगी सामने वाले के ऊपर, और सामने वाले को कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जिसके पास भी ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि कल को अभी देखो, अभी जैसे करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा अपने चैनल का नाम है, मैं इसका ट्रेडमार्क करा सकता हूं, राइट, बट अभी मैंने कराया नहीं है। अब अगर मैंने एक बार करा लिया तो कोई भी जो है वो इस नाम को जो है वो नहीं ले सकता, बट अगर मैंने नहीं कराया तो कोई किसी और ने करा लिया, और फिर अगर मैं ये नाम जो है वो रखना चाहूं तो सामने वाला मेरे ऊपर जो है वो क्लेम कर सकता है, राइट। तो ये चीज होती है ट्रेडमार्क की, कि भाई आपने एक बार अपने नाम को रजिस्टर करा लिया तो आपका नाम जो है वो कोई और यूज नहीं कर सकता। और इसके पीछे भी बहुत मतलब वो हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि इसका
आज की डेट में ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड हो गया है। पहले जो है वो हम लोग को एक केस लड़ना पड़ा था मुंबई में, क्योंकि हुआ ये था, एक और कंपनी थी एपिक करके, तो उसने हमारे ऊपर जो है वो केस कर दिया था, मतलब केस इन द सेंस ऑब्जेक्शन उठा दिया था। क्योंकि ऑब्जेक्शन पहले उठता है, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जाता है तो ट्रेडमार्क जो होता है वो उस पब्लिकेशन उसका हम लोग को देखने को मिलता है, पेपर में जो है वो पब्लिश किया जाता है। और ये पेपर मतलब जर्नल होती है, एक ट्रेडमार्क की जर्नल हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें पब्लिश होता है। तो उसमें अगर कोई और ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो फिर वो केस चलता है मुंबई के अंदर। तो ऑब्जेक्शन उठाया था, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एक्चुअली में कैसे ये प्रोसेस काम करती है, तो आपको जो है वो चीजें थोड़ी समझ में आएंगी कि ट्रेडमार्क के जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखो, एपिक थी एक कंपनी, कोई एपिक करके कुछ था, तो उसने जो है वो ऑब्जेक्शन उठा दिया था, बोला था कि ये नाम जो है वो हमारा है। तो हमने फिर ऑब्जेक्शन उठाया, हमने बोला कि यार ये तो म्यूजिक प्रोडक्शन की कंपनी है हमारी, और उसकी कुछ और कोई और कंपनी थी मेरे ख्याल से, कुछ और था, उसका कुछ फूड का बिजनेस था या कुछ ऐसा कुछ था। तो इस चीज को लेकर जो है वो हम लोग जीत गए थे, और हमें अलाउ कर दिया गया ये नाम जो है वो यूज करने के लिए, और फिर ये इसकी कंपनी जो है छोटे भाई की वो रजिस्टर्ड हो गई। तो ये होता है इस प्रकार से पूरा मैटर। और कहा जाता है कि हर बार जो है वो ऑब्जेक्शन तो आते ही आते हैं, यानी कि कोई भी अगर आप ट्रेडमार्क बनाते हो तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन उठाता है, वो आपको जो है वो एक बार केस तो फाइल करना पड़ता है अगर आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो ये चीज जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होती है, काम करती है। और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हम लोग को देखने को मिलती है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने की। तो पहले तो मार्क को सिलेक्ट किया जाता है, राइट, और वो मार्क जो होना चाहिए वो ग्राफिकली उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि पेपर में वो बना होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पेपर में आप पेपर फॉर्म में उसको बना सको। और इसके अलावा वो केपेबल होना चाहिए कि आपका जो सामान है, यानी कि जो भी इंडिविजुअल जो अपना ट्रेडमार्क बनवा रहा है, तो उसका जो सामान है या फिर जो भी उसकी सर्विस है, वो दूसरों से जो है वो डिस्टिंग्विश करें, यानी कि सिमिलर नहीं होना चाहिए ट्रेडमार्क, ठीक है, सिमिलर होता है तो फिर मिलता नहीं है, ठीक है, अलग होना चाहिए, एक अलग तरीका जो है वो उसका होना चाहिए, ठीक है। और ये यूज किया जाता है और प्रपोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर्पस के लिए। और ये बेसिकली इंडिकेशन, यानी कि इंडिकेशन क्रिएट करता है, यानी कि एक आपको आइडेंटिटी दे देता है कि जैसे कि कल को कहीं पर भी ये वाला मार्क जब मेरा छोटा भाई देखेगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये इसकी कंपनी का मार्क है, या फिर इसके जो भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो जो भी इसका मार्क देखेंगे तो तुरंत जो है उनको समझ में आ जाएगी हाँ ये कंपनी का है। जैसे कि रेड चिली सबको पता है, शाहरुख खान का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उसकी एक अलग ही हम लोग को वो देखने को मिलता है, सिंबल टाइप का देखने को मिलता है। तो वो पूरी चीज जो होती है वो इस ट्रेडमार्क के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, सामने वाले व्यक्ति के पूरी ये प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स जो कौन से होते हैं ट्रेडमार्क्स के, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो आप कौन से करा सकते हो नेम के थ्रू, जैसे कि नेम एपिक सेंसेशन मेरे भाई का नाम है, तो वो भी हम लोगों ने कराया हुआ है, वो नाम भी कोई नहीं ले सकता, राइट। पर्सनल भी हो सकता है, सरनेम भी हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस का नाम हो सकता है, या सिग्नेचर हो सकता है एक व्यक्ति का, तो उसका भी वो ट्रेडमार्क करा सकते हैं। इन्वेंटेड वर्ड, अगर आपने कोई एक नया वर्ड निकाल दिया अपने मन से, राइट, तो भी आप कर सकते हो। डिक्शनरी वर्ड को भी लिया जा सकता है, बट वो मैच नहीं करना चाहिए किसी और के साथ। लेटर्स को भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी ले सकते हैं, काफी सारे लोग 786 ले लेते हैं इस प्रकार से। तो मतलब इस टाइप की जो चीजें होती हैं, यूनिक टाइप की चीजें जो खुद के प्रोडक्ट की हो, यानी कि एक व्यक्ति के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें, तो उसके ट्रेडमार्क्स हम लोग को देखने को मिलता है। और प्रोप्राइटरशिप का जो राइट होता है ट्रेडमार्क का, वो लिया जाता है। ये बेसिकली हम लोग को कानून के तहत जो है वो देखने को मिलता है कि वो रजिस्टर्ड होता है, और वो एक पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज से ही रिलेट होना चाहिए, राइट। इसमें डिवाइसेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। डिवाइसेस यानी कि ये क्या है, आप बताओ किसका सिंबल है, ये पता लग गया होगा, मर्सिडीज का, राइट। तो ऐसे जो गाड़ियों के जो सिंबल्स होते हैं, ये क्या है, डिवाइस है, ये डिवाइस ही है ना, ये एक मेटल की डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है जो लगी होती है गाड़ियों वगैरह में, तो इसका भी ट्रेडमार्क हम लोग को देखने को मिलता है। ये सिर्फ सिंबल नहीं है, ये डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है, डिवाइस, राइट। तो ये वाला सिंबल है इस प्रकार से। मोनोग्राम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, ये मोनोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, इस प्रकार का मोनोग्राम, राइट। और मोनोज वगैरह जो होता है ना, वो यही होते हैं, लोगो हो गए, मोनो हो गए, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और कलर्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, सिंगल कलर भी हो सकता है, शेप्स भी हो सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग की किस प्रकार का इसका पैकेट होगा, पैकेट की स्टाइल्स के भी एक जो है वो ये करवाया जा सकता है। 3D भी किया जा सकता है, 3D। साउंड मार्क्स भी जो है वो हो सकते हैं। साउंड मार्क की बात करें, ये देखो, साउंड मार्क को समझने के लिए ये देखो, पिक्चर जब वो स्टार्ट नहीं होती, वो शेर दहाड़ता है, तो वो जो साउंड है उसको भी लिया जा सकता है। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। बट ये पूरी चीज जो है वो आप जो है वो पेपर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म पे होनी चाहिए, जैसे कि ये आपको जो है वो इस फॉर्म में दिखाई देगा, यानी कि ये जो आपको बना हुआ जो पूरा नजर आ रहा है ये पूरा, और ये साउंड जो है यानी कि शेर का रोर, तो ये क्लियर हो रही है वाली चीज, तो इसको भी किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ग्राफिकली वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ साउंड मतलब किसी ने बोल दिया तो वो नहीं हो जाएगा, राइट। ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि अगर वो रोर कर रहा है शेर, तो उसका पूरा जो है वो ग्राफिक्स में आप यानी कि लिख कर जो है पेपर फॉर्म में जो है आप मेंशन कर दो वो पूरी चीज, और ये फोटो ये पूरी,
तो इस प्रकार से जो है वो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कंट्रोलर जनरल होते हैं पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के, वो हेड करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस को और रजिस्ट्रार की तरह जो है वो काम करते हैं ट्रेडमार्क्स के, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हम लोग को इससे रिलेटेड नजर आती है, देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ये केस लगा था, ये केस हम लोग को देखने को मिला था, अभी अपन ने चर्चा करी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड की। तो ये केस इस बोर्ड के पास लगा था, तो इस बोर्ड के बारे में भी थोड़ी जानकारी लें। तो ये बोर्ड जो होती है गाइस, इसकी हर एक बेंच के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। और टेक्निकल मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये चीज मेंशन होती है ट्रेडमार्क एक्ट और पेटेंट एक्ट के अंदर। और ये जो बोर्ड है, इसकी अगर हम लोग चर्चा करें, इसको सेटअप किया गया था 2003 में, और ये बेसिकली सुनवाई इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो भी इश्यूज वगैरह हम लोग को सामने नजर आते हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर सुने जाते हैं, इस बोर्ड में हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इस पर्टिकुलर दो कानून के अंडर जो है ये बॉडी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड हम लोग को देखने को मिलती है। और सन 2007 से इसका काम पेटेंट एक्ट की सुनवाई करना भी हो गया है, यानी कि पेटेंट एक्ट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं जो कि हाई कोर्ट्स में हम लोग को देखने को मिलता है, उसकी सुनवाई भी जो है वो यही आज की डेट में ये बोर्ड कर रही है 2007 के बाद से। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की यहाँ पर बात हो रही है। इसका 13वां एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि एक कंट्री के इनोवेशन परफॉर्मेंस किस प्रकार से एक कंट्री के अंदर इनोवेशन हो रहा है, राइट। तो ये रिलीज किसके द्वारा की गई है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसेड और वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले ही अपन ने वीपो के बारे में भी डिस्कस किया था, याद आ रहा है। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हम लोग को यूनाइटेड नेशंस की देखने को मिलती है। और इसकी थीम जो है हु विल फाइनेंस इनोवेशन, कौन इनोवेशन को फाइनेंस करेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के समय पे स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो उसी को देखते हुए जो है वो ये वाली बात यहाँ पर कही गई है इस प्रकार से, राइट, कि ह्यूमन और ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज जो है वो हम लोग को कोरोना वायरस के चलते आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनोवेशन के ऊपर जो है वो प्रमोट करने के ऊपर, काम करने के ऊपर जो है वो ज्यादा बात की गई है यहाँ पे। इसकी थीम ने इस चीज को जो है वो रिफ्लेक्ट किया है। और जोग्राफिकल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 80 इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो जिसमें जो मेजरमेंट्स होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के R&D पे कितना इन्वेस्ट कर रही है कंट्री, इंटरनेशनल पेटेंट्स जो है वो रजिस्टर कर रही है कि नहीं कर रही, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन उसके पास कितनी आई हैं, यानी कि उस कंट्री के अंदर कितने लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में अवेयर है, कितने लोग हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो रजिस्टर करा रहे हैं। क्योंकि एक बार जब प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होता है तो वो ऑब्वियसली बात है, कंट्री की रेपुटेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है कि उस कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, वहां के लोग जो हैं उनकी खुद की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है एक प्रकार से, राइट। इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया की 48 पोजीशन, 48 रैंक हम लोग को इस बार देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले 4 पोजीशन हम लोग ने आगे बढ़ गए हम लोग, राइट, यानी कि अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया जो है वो आज की डेट में सेंट्रल और साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर सबसे टॉप पे जो है वो बताई जा रही है। और थर्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इंडिया देखने को मिल रही है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, पूरे दुनिया भर में जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की जो कैटेगरीज है उसमें तीसरे नंबर पर मोस्ट इनोवेटिव कंट्री जो है वो इंडिया बताई जा रही है। इंडिया की रैंक टॉप 15 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज। तो इन कैटेगरीज के अंदर जो है, यानी कि इन इंडिकेटर्स के अंदर जो है वो इंडिया टॉप 15 पे आ गई, यानी कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस का एक्सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ आपको ऑलरेडी पता है बेंगलुरु के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे जो बेंगलुरु है उसको जो सिलिकॉन वैली है यूएसए की, वो कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली है हमारी कंट्री का ये बेंगलुरु, राइट। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह और ये सब चीजें जो है वो ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर इस जगह पर बेंगलुरु पर जो है वो बनती है, सेटअप होती है, इनोवेशन होता है नया नया, राइट। तो उसी को लेकर हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज को लेकर भी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट की नई नई सर्विसेज आ रही है। हर कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट की कोई नई एप्लीकेशन आ रही है या गवर्नमेंट का कोई नया वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू लोग, सिटीजन जो है उनकी वेरियस यानी कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रही है, वेरियस उनकी मदद कर रही है, यानी कि सिटीजन को जो है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑफिस में जाके लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बैठे जो है उनका काम हो रहा है। तो सिटीजन को सर्विसेज जो है वो सरकार जो प्रोवाइड करा रही है, उस चीज को भी देखते हुए इंडिया ने अच्छा स्कोर किया है, यानी कि टॉप 15 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ज्यादा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल कंपनीज जो है
उस पर जो है वो R&D हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें पूरे दुनिया भर की, तो देखिए आज की डेट में बताया जा रहा है कि ईस्टवर्ड शिफ्ट जो है वो पाया गया इनोवेशन में। ईस्टवर्ड शिफ्ट यानी कि हम लोग बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्री डेवलप कर रही है, तो बताया गया कि इनोवेशन में आज की डेट में ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और इसमें एशियन कंट्रीज की बात करें जैसे चाइना, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, तो इन्होंने जो है वो इनोवेशन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट में जो है वो किया है पिछले कुछ सालों में। और टॉप 5 में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूके और नीदरलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं इस इंडेक्स के अंदर। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इससे रिलेटेड। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो 118 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है चाइना की। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है। तो ये देखो, ये जो है मिनिस्ट्री का नाम वो थोड़ा सा याद रख लेना, मीटी ने इसको किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कुछ। और किस पावर का इस्तेमाल किया है सरकार ने, तो सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009, इसका इस्तेमाल करते हुए ये एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। एप्लीकेशन जो थी ये चाइनीज एप्लीकेशन, ये खतरा थी हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, हमारी कंट्री के रक्षा के लिए, और जो हमारी कंट्री की जो पब्लिक ऑर्डर है उसको हार्म कर सकती थी ये एप्लीकेशन। तो इसके लिए जो है ये इसको बैन किया गया, क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने तक हम लोग को बताया हुआ है, हमें वेरियस सोर्सेज के थ्रू पता लगा है, वेरियस रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है कि ये कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मिसयूज कर सकती हैं, राइट, जो कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। ये डेटा जो है वो चुरा सकती हैं हमारी कंट्री का, और ना ही सिर्फ डेटा चुरा सकती है, निगरानी रख सकती है, स्पाइंग जो है वो कर सकती हैं। तो जो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो काफी खुफिया जानकारी जो है वो इंडिया से ले सकती है। इंडियन सिटीजन्स का काफी भारी मात्रा में डेटा जो है वो लिया जा सकता है चुपचाप बिना सिटीजन्स को बताए, तो सिटीजन्स की राइट टू प्राइवेसी को भी ये खतरा है। तो ये सब चीजें देखते हुए जो है वो एप्लीकेशन को बैन किया गया है, राइट। और इसके अलावा ये जो डेटा हम लोग को जो देखने को मिलता है, ये वही मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और हमारी देश की रक्षा के लिए ये सब चीजें की गई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था कि इन कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, राइट। तो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। और ये सब चीजें शुरू कब से हुई, तो बॉर्डर पर जो हम अभी रिसेंट पास्ट में लद्दाख में हमने देखा था कि इश्यूज हम लोग को इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में जो देखने को मिले थे, तो उसके बाद से जो है वो ये सब एक्शन जो है वो सरकार के द्वारा लेना शुरू कर दिया गया। ये तीसरा राउंड था चाइनीज एप्लीकेशन के बैन होने का। इससे पहले जो 2 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके बारे में अपन प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। बट आपको सिर्फ इतना बेसिक आइडिया, अब देखो नाम तो पूछे नहीं आएंगे कौन सी एप्लीकेशन बैन हुई है कि नहीं, मेनली आपसे जो है वो ये चीज पूछी जाएगी सेक्शन 69A IT एक्ट के बारे में। इन जनरल ये स्टेट सिविल सर्विस में आ जाएगा कि किस कंट्री की एप्लीकेशन जो है वो सरकार ने बैन करी। यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज में पूछेगी कि क्या वजह थी बैन होने की। तो बस ये सब बेसिक चीज बस आपको आइडिया होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली चीज है जिसके बारे में अपन ने पहले भी कई बार पढ़ चुका है और अभी भी एक ओवरव्यू जो है वो उसका ले लिया है। सेक्शन 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर के थ्रू जो है वो वेबसाइट्स को और कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है उनको ब्लॉक कर सकती है, राइट। और किस पर्पस के लिए, हमारी कंट्री की रक्षा के पर्पस के लिए, राइट। अगर वो हमारी यानी कोई एप्लीकेशन अगर हमारी कंट्री के रिलेशन फॉरेन कंट्रीज के साथ जो है वो खराब करती है, राइट, या फिर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को उस एप्लीकेशन के कारण जो है वो खतरा है, या पब्लिक ऑर्डर या किसी प्रकार की ऐसी चीज जो कि इश्यूज क्रिएट कर सकती है हमारी कंट्री के अंदर, तो ऐसी चीजों को देखते हुए सरकार के पास पावर्स होती हैं जो वेबसाइट्स को और कंप्यूटर रिसोर्सेज को जो है वो बैन करने की, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सेक्शन 69A IT एक्ट ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस प्रोग्राम। नाम से क्या आपके समझ में आ रहा है, एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टअप्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं आज की डेट में, तो उसमें एंटरप्रेन्योर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का ये प्रोग्राम है। इसका भी रिसेंटली एक ब्रोशर जो है वो रिलीज हुआ है। ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रोग्राम निधि का एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें सिर्फ जनरल आपको जानकारी होना चाहिए कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारी कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के ऊपर है। इसमें जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनके पास एक विजन होता है कि, या फिर जो स्टार्टअप्स वाले होते हैं, आपको पता होगा जो भी नया स्टार्टअप अपने शुरू करते हैं जो लोग, तो उनके पास एक विजन होता है कि हाँ हम लोग जो है वो ऐसा कर लेंगे। और अगर उनका विजन अथॉरिटी को लगता है कि हाँ यार ये फ्रूटफुल होगा, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उनके विजन को देखने के बाद
उनकी जो अप्रोच है उसको देखने के बाद और उनके पोटेंशियल को देखने के बाद और उनका जो बिजनेस आइडिया जो होता है, प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया, उसको देखने के बाद उनको 18 महीने के लिए जो है वो ऑन सैलरी रख दिया जाता है। ऑन सैलरी इन द सेंस 18 महीने के लिए उनको 30,000 हर महीने उनको ग्रांट्स ऑफर किए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपना मतलब स्टार्टअप जो है वो या फिर अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकें। उनको ये बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ऐसे एस्पायरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आने वाले समय पे जिस पर सरकार चाह रही है कि काम हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे कैंडिडेट्स या फिर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि वाकई में उनके पास जो आइडिया है उसको अचीव करने की उनके पास कैपेबिलिटी हो, तो ये सब चीजें पूरी एक्सेस करने के बाद 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको रख लिया जाता है 18 महीने के लिए। और इसमें उनको टोटल 3.6 लाख जो है वो हर एक जो ये एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, हमारी कंट्री के हर एक एंटरप्रेन्योर को जो है वो फायदा मिल, हर एक नहीं मतलब जो भी सिलेक्ट होते हैं इस चीज के लिए, तो उनको जो है ये सरकार फायदा प्रोवाइड कराती है। तो ये निधि के अंडर हम लोग को देखने को मिलता है। निधि जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम लोग को देखने को मिलती है। निधि प्रोग्राम की बात करें, इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स जो है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप जो है वो हमारी कंट्री के अंदर डेवलप हो, राइट। इसमें इंक्यूबेटर्स को सेटअप किया जाता है। इंक्यूबेटर्स मतलब वो लोग जो कि सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, उनको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, वेरियस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है उनको, उसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंक्यूबेटर्स यानी कि हेल्पर्स, यानी कि जो सपोर्टर्स जो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सीड फंड यानी कि फंडिंग वगैरह ऑफर करना, एक्सेलरेटर्स और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ग्रांट। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ग्रांट का मतलब क्या होता है कि जो उनका कंसेप्ट है, जो उसके जो वो प्रूफ दे रहे हैं कि हाँ आगे चल के इनका बिजनेस आइडिया ऐसा होने वाला है, तो उस पर कुछ फाइनेंशियल एड जो है यानी कि ग्रांट जो है, पैसे जो है वो सपोर्ट जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इनोवेटर्स के लिए होता है। और एक्सीलेटर्स यानी कि उनको उनके बिजनेस को जो है वो तेजी से प्रमोट करवाना। तो ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जो कि उनके बिजनेस जो है उसको उसकी रीच करवाते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बिजनेस के बारे में पता लगे, जिससे कि उनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। तो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ये सब चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इन सब चीजों के लिए ये निधि जो है वो लॉन्च की गई थी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। तो जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं, नए नए इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन पर जो है वो फोकस किया जाता है, काम किया जाता है। और निधि के अंदर हम लोग को प्रयास देखने को मिलता है। प्रयास का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। तो जो यंग और एस्पायरिंग इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट करने का नाम से में आ रहा है प्रयास। और इस प्रोग्राम के अंदर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। वही जो मैंने इंक्यूबेटर्स की आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं, ये इंक्यूबेटर्स। तो ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। हेल्पर्स एक प्रकार के होते हैं, सपोर्टर होते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। निधि के प्रयास की प्रयास जो है वो निधि का है, इसमें भी फोकस यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के ऊपर किया जाता है, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के ऊपर, कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनोवेशन हमारी कंट्री के अंदर हो, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स हो, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिले, बिजनेस जो है वो जिससे ग्रो हो और इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े, राइट, और एक अच्छे डेवलप कंट्री की तरफ जो है वो हम लोग आगे जाए। अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि वो संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र में, याद रखना संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं। तो इस नेशनल पार्क के पास एक जंगल है, वहां का 600 एकड़ का एरिया ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, उस यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के पर्पस के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए 600 एकड़ का एक एरे लैंड है, एक एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसको रिजर्व किया जा रहा है। और कहा, इन्होंने क्लेम किया है कि पहला ऐसा ये इवेंट है जहां पर इतनी बड़ी जमीन मेट्रोपोलिस की, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसके पास इतनी बड़ी जमीन जो है ये प्रोटेक्ट की जा रही है, कंजर्व की जा रही है। तो ये इस प्रकार की बात हम लोग को देखने को मिली, बट मेनली फोकस आपका रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से डिफरेंट होता है। तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें गाइस, तो ये फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको प्रोटेक्शन दी जाती है, यानी कि कंजर्व करके जिनको रखा जाता है। पहली बार इस प्रकार की चीज जो है वो शुरू हुई थी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, कॉलोनियल इंडिया में, ब्रिटिश राज के दौरान। और इस समय फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को देने की, रिजर्व फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए रेफर किया जाता है कि फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है। और जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उससे ये काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यानी कि एक एरिया है उसको नेशनल पार्क घोषित करना है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना, ये कौन डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होंगे ये किसके द्वारा डिसाइड और डिक्लेयर किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जिस स्टेट के अंदर वो पर्टिकुलर
फॉरेस्ट होंगे। तो ये वाली चीज, ये एक डिफरेंशिएशन आप अच्छे से याद रखो, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा आज की डेट में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं। वो ये है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि हंटिंग, ग्रेजिंग, वो पूरी की पूरी जो है वो बैन कर दी जाती है अनटिल अनलेस किसी मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि ये फलाना एक्टिविटी यहाँ पर होगी। तो अगर वो स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू अगर बताया जा रहा है तो ही वहां पर कुछ एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी, वरना रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर सब कुछ बैंड होता है। वहां पर ना ग्रेजिंग करवाई जा सकती है, ना हंटिंग होती है, ना कुछ होता है, सब बैंड। और प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो इसमें हंटिंग हो गई, ग्रेजिंग हो गई, वो कुछ कुछ समय पर प्रोवाइड की जाती है कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को जो फॉरेस्ट में रहती हैं, जैसे कि ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह। तो उनको जो कि जिनके लिए जरूरी होता है ये सब हंटिंग करना और वहां पर जैसे कि ग्रेजिंग वगैरह करवाना अपने जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको, राइट। तो ट्राइबल लोग करवाते हैं ये सब चीजें। तो अगर कुछ ट्राइबल पीपल है, जो कोई कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट में रह रही है, तो उनके लिए जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर उनको कुछ राइट्स ऑफर किए जाते हैं। बट रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर चीज अवेलेबल नहीं होती, सभी की सभी चीज जो होती है वो बैंड होती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा मतलब कड़ी तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था एक बेसिक चीज इससे रिलेटेड। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइन किया गया कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए जिसके तहत रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पूरी ओवरऑल चीज जिसका एक जनरल आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब बात हो रही है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। तो देखिए, आप लोग को पता होगा ही कि अभी कुछ समय पहले हमारी फोर्सेस जो है वो चाइना के अंदर घुसी थी, एलएसी हमने क्रॉस करी थी और कुछ एरिया जो है जो कि चाइना ने हमसे कब्जा करके रखा था, यानी कि हमारे कुछ एरिया के ऊपर चाइना का जो कब्जा था वो कब्जा हम लोगों ने चाइना से वापस ले लिया है और ये करने में सफल हुई है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो आपको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और देखिए, आज ही हमने स्टार्टिंग में चुशल वैली के बारे में डिस्कस किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि यहीं पर ही, इसी के पास ही एक एरिया है जिसको हमने वापस ले लिया है चाइना से, जो कि चाइना ने हमसे लिया था 1962 के दौरान। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है गाइस, इसको विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। इसने कुछ एरिया जो है वो एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो है वो ले लिया है, जो कि चाइना जो है वो क्या कर रही थी, हमारे इंडिया के कुछ एरियाज को जिसने कैप्चर किया हुआ था चाइना ने। तो वो जो कैप्चर्ड एरिया था, जो कब्जा किया हुआ एरिया था, जिसको चाइना ने हमसे कब्जा किया था, वो एरिया का कुछ पोर्शन हम लोगों ने जो है वो वापस अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर सामने नजर आई थी, इसको लेकर ये पूरा टॉपिक था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात करेंगे तो जैसे ही 1962 में सीनो इंडिया वॉर हम लोग को देखने को मिला था, उसके बाद ये फोर्स जो है वो सेटअप कर दी गई थी। ये एक बेसिकली सीक्रेट फोर्स हम लोग को देखने को मिलती है, कोवर्ट आउटफिट है ये, यानी कि सीक्रेट फोर्स है ये, सीक्रेट ऑपरेशंस वगैरह कंडक्ट करती है। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ इन जनरल, अब अगर आप किसी भी सीक्रेट एजेंसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे एग्जामिनेशन के लिए तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सीक्रेट एजेंसी से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट जो है वो डीप क्वेश्चन जो है वो कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सीक्रेट एजेंसी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे अवेलेबल होती है वो कई बार तो अनुमान होता है कि शायद ये ऐसा भी कर सकती हैं, इनके बारे में ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ये यहाँ से ये मतलब इस प्रकार के इसके ऑपरेशन होते हैं। तो वो अनुमान वाली चीज, और ऐसी जो अनुमान वाली चीज होती है ना, वो कभी भी एग्जाम में नहीं आएगी। तो इस फोर्स के बारे में इन जनरल बस जो इन्फॉर्मेशन अपन को ऑफिशियल वेबसाइट्स में देखने को मिलती है, सिर्फ उतनी ही आपको जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि गुप्त फोर्स है, ये सीक्रेट फोर्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा आ सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी है ये, सीक्रेट फोर्स है, हाँ, फ्रंटियर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीक्रेट फोर्स है, विकास बटालियन के नाम से जो है ये जानी जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा टिबेटियन को ये रिक्रूट किया करते थे, बट आज की डेट में टिबेटियन और गोरखास के बारे में बात करी थी ना हमने, और गोरखास की खासियत क्या है, आज भी यूके की हम लोग को जो क्वीन देखने को मिलती है वो आज भी जो है वो गोरखास को अपने साथ रखती है, यानी कि उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो गोरखास आज भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है गोरखास, जिसके बारे में कुछ समय पहले अपन ने डिस्कस भी किया था, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में इनके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ना है ही। स्टार्टिंग में ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बात याद रखना कि ये इंडियन आर्मी की पार्ट नहीं है, ये इंडियन आर्मी की पार्ट नहीं है, बट हाँ, इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है इस सर्विस का, इस फोर्स का, वो इंडियन आर्मी के पास है, बट इंडियन आर्मी की ये पार्ट नहीं है। और ये आती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर। इसको हेड करते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हम लोग को देखने को मिलते हैं मेजर जनरल की रैंक के, राइट। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसमें वुमेन सोल्जर्स भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अंदर। तो ये बस बेसिक डिटेल है जिसकी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। मल्टी स्टेट फिशिंग स्कैम सामने नजर आया है। हरियाणा पुलिस ने फिशिंग रैकेट को आइडेंटिफाई किया है। 300 से ज्यादा नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक अकाउंट्स इनके पास मिले हैं।
इनके पास से मिले हैं। फ्रॉड जो हुआ है गाइस, तो ये फिशिंग के थ्रू हम लोग को देखने को मिला है हुआ है और ई सिम का उपयोग करते हुए किया गया है। फिशिंग जो है वो एक साइबर क्राइम हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें जो टारगेट जो होता है उसको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है और या फिर फोन के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उसको कांटेक्ट किया जाता है। और ई सिम जो है वो उनकी मतलब चुपचाप जो है वो उनकी अथॉरिटी मतलब वो लेकर, यानी कि उनकी कंफर्मेशन लेकर, जैसे कि या फिर उनकी कोई डिटेल ले ली, ईमेल ले लिया, ईमेल हैक कर दिया या इस प्रकार की चीजें करके कि सामने वाले को बोल के कि जो है वो आपकी कंपनी की तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं, ये इस प्रकार की चीजें। ऐसा होता है ना, जनरली फोन करते हैं ये फ्रॉड्स लोग और बोलते हैं आपकी कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। जैसे कि आपकी सिम एयरटेल की है तो बोला जाएगा कि सर एयरटेल की तरफ से आपके लिए एक ऑफर है, आपके पास अभी हम एक एसएमएस भेज रहे हैं और उस पर आपके पास एक लिंक आएगी और वो लिंक के थ्रू आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे आपको इतने रुपए जो है वो कैशबैक मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। मतलब थोड़ा लालच देते हैं जिससे कि सामने वाला वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। और लिंक भी जो आती है वो बिल्कुल ऑफिशियल लगती है कि हाँ यार उनकी कंपनी की तरह, और वो आती भी वैसे ही कोड में है, जैसे कि आपको पता है बैंक के या फिर जो मोबाइल फोन्स वाली जो कंपनीज होती हैं उनके मैसेज नहीं आते A413000 इस टाइप से, ऐसा नंबर होता है कुछ, आपको पता होगा, ऐसे ही एसएमएस आते हैं इसी टाइप के नंबर से, दिखता है ऐसा ही है A413022 इस टाइप का कुछ। तो ऐसे ही वो मैसेज कर देते हैं, उसमें लिंक भी आ जाती है, सामने वाले व्यक्ति को लगता है हाँ यार ये तो हमारी एयरटेल से ही बोल रहा होगा कोई, तो क्लिक किया लिंक पे क्लिक किया, आप डाउनलोड हो गई मोबाइल में कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जो कि उसकी मोबाइल का पूरा डेटा हैक कर लेगी। और डेटा इन द सेंस कैसे हैक करेगी, मतलब मोबाइल के पास अगर कोई एसएमएस आता है तो सामने वाले फ्रॉड्स को पता लग जाएगा कि ये एसएमएस आया है, यानी कि एसएमएस में क्या लिखा हुआ है वो पता लग जाएगा। अब इससे क्या करते हैं ये फ्रॉड लोग, ये उनकी यानी कि जो यूजर होता है जिसको इन्होंने फंसा लिया उसकी एक ई सिम बना लेते हैं, ये कांटेक्ट करते हैं उसकी कंपनी को, यानी कि जो नेटवर्किंग कंपनी होती है उसको बोलते हैं कि हम जो है मतलब हमें एप्लीकेशन जो है वो ये लिख रहा है कि मेरे नंबर को जो है वो ई सिम में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वहां से आएगा एक ओटीपी और ओटीपी के पूरा एक्सेस होगा फ्रॉड्स के पास। तो इसके थ्रू जो है वैसे बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे देते हैं। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था पुणे के अंदर। एक व्यक्ति एक आया, बच्चा टाइप का था, बोलता कि आप प्लीज इसमें मेरी एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, इससे मुझे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। अब उनने एप्लीकेशन डाउनलोड करी और रिवॉर्ड पॉइंट्स, और कहा कि मेरी कंपनी जो है वो मुझे जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह दे देगी और मेरा एक टारगेट अचीव हो जाएगा। बड़ा दया करके उस बंदे ने बोल दिया, उससे उसने डाउनलोड कर लिया और गया, निपट गया, 1 लाख रुपए निकल गया अकाउंट से, कॉलेज की फीस। क्या बताएं अब। तो होता है ऐसा, बहुत बहुत होता है यार, बहुत फ्रॉड के तो एक नहीं बहुत सारे केस हैं। तो आजकल ई सिम वाले फ्रॉड भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ई सिम जो होती है तो वो एक यूजर जो है वो अपने मतलब सिंपल प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको चेंज कर सकता है, और मल्टीपल नेटवर्क और नंबर जो है मल्टीपल नंबर्स वो एक सिंगल ई सिम में स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये सब चीजें इस प्रकार की है, फ्रॉड्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें फिशिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसे फिशिंग वाले क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस में आ जाते हैं और कभी कभी यूपीएससी भी पूछ लेती है। देखो फिशिंग में क्या होता है, आपको जो वेबसाइट दिखाई देती है, जैसे कि अभी आप ये यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, जो फ्रॉड्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको जो लिंक प्रोवाइड कराएंगे उस लिंक को आप खोलोगे तो आपके यूट्यूब की तरह दिखाई देगी या आपके फेसबुक की तरह, और जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं ना सेम वैसे ही होगा, या फिर लिंक के थ्रू आपका पेटीएम खुल जाएगा, सेम आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन खुल गई है पेटीएम की। आप लॉगिन करते हो, आपका यूजर आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो और वो चला जाता है उनके पास, और फिर वो उस यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके वो निपटा देते हैं अकाउंट से चीजें, है ना। तो ऐसी चीज होती है। और ये फेक जो यानी कि जो चीज आपको जो नजर आती है वो दिखती तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वेबसाइट की तरह, बट वो होती फेक है, तो वो होती है फिशिंग वेबसाइट, ठीक है। एंड गाइस बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे और अभी कहीं जाना नहीं है, कोई जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दूंगा, बट बिफोर दैट मैं पीडीएफ्स के बारे में आपको बता देता हूँ, मंथली पैकेज के बारे में, कि एक मंथली पैकेज भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मंथली पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, स्टडी मटेरियल पूरा आपको मिल जाता है, यानी कि इस लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाती है पूरी की पूरी न्यूज। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, और रेगुलरली अगर आप इतने सारी चीजें अगर नोट डाउन करते रहोगे करंट अफेयर्स की, तो जनरल स्टडीज के टाइम को आप जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो प्राइस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है उसमें जो है आपको कोई भी यानी कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा रेडी टू रीड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके नोट जो है वो आपके पास जो है वो रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड हाँ, इसका एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न पर ही आपको पढ़ना होता है अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो। और यहां पर अगर आप मंथली पैकेज लेते हो तो सबसे पहले आपको पैसे देने से पहले अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि आप जैसा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, वैसे ही आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तभी जो है वो सफलता मिलेगी, ये बात मेरी याद रखना।
क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, रेगुलरली इतनी सारी चीजें आती हैं और उसको लंबे समय तक याद करने के लिए ये एक पैटर्न में मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराता हूं। जैसे कि मॉर्निंग में आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आपको उस लेक्चर को रिवाइज करना है, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, आपको स्क्रॉल करना है और सिर्फ रिवाइज करना है कि आपने क्या पढ़ा आज। उसके बाद संडे के दिन एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी कि कल संडे है, कल के दिन अपन एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को देखते हैं, तो उसका भी मटेरियल आपको दिया जाता है। और संडे के दिन ही आपको एक वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है। देखो, एक बार तो आपने पढ़ लिया, ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया। दूसरा रिवीजन होता है आपका वीकली, यानी कि संडे वाले दिन। संडे वाले दिन एक सिंगल पीडीएफ मिलती है आपको, एक पीडीएफ खोलनी है और पूरा उसको रिवाइज करना है। वो उसमें पूरे करंट अफेयर्स होते हैं, वो कंपाइल्ड होते हैं पिछले हफ्ते के, तो एक कंपाइलेशन होता है, तो वो आपका सेकंड रिवीजन होता है। और ऐसा ही आपको मंथली दिया जाता है, मंथ के एंड में वो आपका तीसरा रिवीजन हो जाता है, ये थर्ड टाइम मंथली रिवीजन के लिए। तो एक टॉपिक को आप अगर 3 बार पढ़ लोगे तो उस टॉपिक को आप एग्जामिनेशन में नहीं भूलने वाले। और इसी पैटर्न में आपको तैयारी करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं मिलता आपको यहाँ पर, आपको जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स को चाहिए होती है प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मोबाइल में नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ है, यानी कि सभी के लिए इस पैकेज के अंदर। और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दी जाती है, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग। और इसमें 100 पेजेस से कम में प्रोवाइड की जाती है। और जो भी अगस्त जिन लोगों ने लिया हुआ है अगस्त के करंट अफेयर्स, तो वो कल तक या फिर आज शाम तक ही जो है आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, अगस्त की इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग अलग। मैं आज शाम तक या कल एनी हाउ जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अगस्त वालों की, ठीक है। तो अगस्त वाले जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था उनको ये पूरी चीज जो है वो मिल रही है। और अभी, और मैंने कहा था आपसे कि 10 तारीख से, मैंने 10 अगस्त से ये प्रिंट फ्रेंडली शुरू करी है, बट उसमें भी मैंने काम कर लिया है। आपको 1 अगस्त से लेकर, यानी कि पूरे अगस्त मंथ की जो है वो प्रिंट फ्रेंडली में मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये था पूरा पैकेज। पैकेज की जो फीस है वो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की, और ये मिनिमम 100 रुपीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जो है मेरी मेहनत को देखते हुए इस चैनल के लिए आपको जो कंट्रीब्यूशन ठीक लगे वो आप कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक का भी पेमेंट्स ले सकते हैं, अगर आपको मतलब समय समय पर, मतलब ये जो दिसंबर तक में जो 4 महीने हैं, इसमें अगर आपको इंटरवल्स में अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली भी चीज है, और सिर्फ दिसंबर तक ही अभी आप कर सकते हैं, फिर बाद में बताऊंगा मैं। अब होमवर्क दे देता हूं आपको। तो होमवर्क में है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, जिसको खारिज कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि वो भी एक लाया गया था, इस पर प्रपोजल रखा गया था कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, बट अब नहीं किए जा रहे। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आज न्यूज में भी था ये, और ये पहले भी मैं एक बार कवर करा चुका हूं, बट वो काफी पहले कराया था। बट मैं चाहूंगा कि आप ये पढ़ लो एक बार, नोट्स वगैरह से या ऑनलाइन वगैरह आप इसको पढ़ लो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। और गोरखास, गोरखास के बारे में आपको पढ़ना है। गोरखास मैंने पहले कवर कराया हुआ है, और इसमें आपको मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और गोरखास जो है वो पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हो, पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के लिए गोरखास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक स्टूडेंट मुझे जो है वो अभी लेट नाइट ही, कुछ समय पहले, जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ तो कुछ समय पहले ही उनका मेरे पास मैसेज आया था, जब मैं ये क्रिएट कर रहा था फाइल, कि सर आप लास्ट का होमवर्क जो है वो इसमें दे दिया करो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो आपका पेपर 2 है, और गोरखास जो है वो आपका पेपर 1 और पेपर 3 हिस्ट्री, और इसमें भी आप ले सकते हो सिक्योरिटी में, ठीक है। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक आज का। और ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम का चैनल भी है, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नाम को सर्च करके, कमलाक्ष झा को सर्च करके आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अब हम लोग मिलेंगे कल एमसीक्यू की प्रैक्टिस है आपकी, एमसीक्यू में हम लोग न्यूज को कवर करते हैं, तो कल वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।